हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट के 2018 के MCQs लेके आई हूँ जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर आधारित हैं। इसका इंग्लिश मीडियम मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया है जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं। आज मैं 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसमें हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है जो आप लोगों की डिमांड के हिसाब से हिंदी में मैं क्वेश्चंस डाल रही हूँ। भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो भाषा अर्जन कब होता है? जब बच्चा बचपन में ही सीखता है ना। हम लोगों ने वाइकोत्स्की की थ्योरी में भी ये देखा। तो क्रिटिकल पीरियड जो है ना, जब लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है बच्चा, क्रिटिकल पीरियड वही है। सर्वाधिक संवेदनशील अवधि अर्ली चाइल्डहुड से लेकर प्यूबर्टी तक होता है। ये थ्योरी चोम्स्की के द्वारा दी गई है, समझे? इसका नाम चोम्स्की के द्वारा दी गई है और उनका कहना है कि सबसे संवेदनशील अवस्था अर्ली चाइल्डहुड है, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था है। तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? नैतिक विकास की अवस्था जो है, सो कोलबर्ग ने क्या क्या अवस्था बताई है नैतिक विकास के लिए? 3। पहला जिसको हम कहते हैं पूर्व पारंपरिक, फिर पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो पूर्व पारंपरिक में क्या होता है कि पूर्व पारंपरिक अवस्था में बच्चा दंड के डर से कुछ भी काम करता है, उसमें नैतिकता का विकास पूरी तरह नहीं होता है। वो दंड की वजह से और पुरस्कार की वजह से कि अच्छा ये करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ये करेंगे तो बड़ाई होगी या पुरस्कार मिलेगा, इससे प्रभावित होकर कार्य करता है। फिर परंपरागत स्टेज जो आता है वो 4 से 6 साल के बच्चे होते हैं पूर्व परंपरागत में, और उसके बाद परंपरागत में बच्चे जो होते हैं वो 7 साल से लेकर 11 साल के बच्चे होते हैं, जो प्रशंसा पाने के लिए कोई भी काम, उनमें नैतिकता का जो विकास होता है वो प्रशंसा पाने के ख्याल से होता है, गुड बॉय गुड गर्ल बनने के से वो प्रभावित होते हैं। और तीसरा जो है उसमें वो 11 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं जिनमें कि अपने विवेक से भी काम लेते हैं। केवल जो समाज में चल रहा है उसको आंख मूंद कर नहीं मानते, बल्कि जो गलत लगता है उसमें वो आवाज भी उठाते हैं और अपने विवेक से काम करते हैं। तो ये सारे चीज जो है ना, इस स्टेज में कौन प्रस्तावित नैतिक विकास की जो अवस्था है इसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। प्रसुप्ति अवस्था नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसमें क्या है कि प्रसुप्ति अवस्था को हम वो अवस्था कहते हैं जिसमें कि बहुत सारी जो आदमी की इच्छाएं होती हैं या बहुत तरह की जो अंदर से जो इम्पल्सेस जिसको कहते हैं वो उसको दबा दिया जाता है। उनको किसी हॉबी में लगाकर, स्कूल कार्य में, जैसे सेक्स वेक्स का जो डिज़ायर होता है वो उसको दबा दिया जाता है बच्चों को इंगेज करके, उसे लेटेंसी स्टेज कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्थिति है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है वो किसी भी चीज को समझने में तर्क लेता है, तर्क का सहारा लेता है और वो मान कर चलता है कि मनुष्य ही कानून बनाता है और कानून में बदलाव लाया जा सकता है। अगर कानून में बदलाव लाने से लोगों का भला हो तो कानून को भी बदला जा सकता है। तो इसको कहते हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें क्या होता है, ये पियाजे का 3rd स्टेज है जिसमें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो ज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे में। तो वो क्या होता है कि इतना समझ उसको आने लगता है कि वो तर्क लगाता है और किसी भी चीज को तर्क के सहारे समझता है। मतलब कहने का है कि अब वो क्या है कि अपनी लॉजिक से समझ सकता है कि कौन सा, जैसे एक हमने ये किया था ना कि
जिसमें बच्चों ने को बताया था कि छोटे ग्लास में जो पानी है उसको लंबे पतले बीकर में डाल दिया गया तो पानी बढ़ गया, तो उसको लगता था कि नहीं उसमें पानी ज़्यादा हो गया, तो वो स्टेज से वो आगे का स्टेज है, इसमें उसको समझ में आता है। तो इसलिए इसका उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था में क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है वो कार्य भी करता है और इंफीरियरिटी स्टेज से गुजरता है, उसको अधीनता लगता है कि वो कुछ करेगा तो उससे गलत हो जाएगा, वो गलत कर देगा या किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने में मास्टरी नहीं कर सकता है। तो लेकिन यहाँ पर जब वो उसका स्टेज बढ़ता है तो वो कोई भी काम को अच्छे से करने में सफल होने लगता है। अब वो नए नए स्किल में एक्सपर्टीज हासिल करता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है कि वो पहले जो सोचता था, जो उसकी सोच होती थी कि पीछे नहीं जा सकती थी, कि एक बार बॉल फ्लैट हो गया, अब वो नहीं सोच सकता था कि ये बॉल फिर फ्लैट बॉल को फिर हवा भर के बड़ा फिर बॉल बनाया जा सकता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हुई। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था में क्या हुआ कि अब वो कोई भी कॉम्प्लेक्स जटिल कार्य को करना शुरू कर लेते हैं और खुद से करना शुरू कर देते हैं, तो उसको उद्योग बनाम अधीनता अवस्था होता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो नैतिक विकास की एक अवस्था, इसमें से चारों में केवल यही है जो लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था है। इसमें क्या है कि जो इतना समझ आ जाता है व्यक्ति को कि अगर समाज कानून बनाया है तो जरूरत पड़ने पर उस कानून को बदल भी सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या जेंडर समरूपता? आपको ये बताना है। तो जेंडर पक्षपात क्या होता है? जेंडर पक्षपात में होता है कि किसी एक जेंडर को, जेंडर क्या होता है? लड़का लड़की, है ना, मस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर जिसको हम कहते हैं। तो लड़का या लड़की, तो जो जेंडर पक्षपात होता है वो किसी एक जेंडर को के पक्ष में या उसको ज़्यादा प्रश्रय देना दूसरे जेंडर की तुलना में। ये ज़्यादातर हमारे समाज में ये किसके, लड़कों और लड़कियों के बीच में होता है। लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है शुरू से हमारे समाज में। फिर जेंडर पहचान क्या है? जेंडर पहचान है कि किसी को अपने जेंडर के बारे में जो पता होता है, जैसे पता हो कि मैं लड़की हूँ, वो लड़का है, तो किसी व्यक्ति को जब पता चलता है कि वो लड़की है तो उसको अपने जेंडर के बारे में जब पहचान होती है उसे जेंडर पहचान कहते हैं। जेंडर संबद्धता क्या होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जेंडर पहचान से ये पता चलता है कि जो भी लाइफ का बेसिक है वो बच्चों में ये सेंस डेवलप होता है कि एक बार जो उनका बायोलॉजिकल सेक्स डिटरमाइन हो गया, जो निश्चित हो गया, वो वही रहेगा और वो फिक्स्ड होगा और परमानेंट होगा। तो इसको जेंडर संबद्धता कहते हैं। जेंडर समरूपता का मतलब है एक जैसे जेंडर को, मतलब मेल तो मेल और फीमेल तो फीमेल जेंडर की समरूपता। एक लड़कियों का एक पूरा ग्रुप या लड़कों का पूरा ग्रुप, तो जेंडर समरूपता सब इसको कहते हैं। तो ये इसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो लड़का पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो किसका उदाहरण है ये? जेंडर पक्षपात का। ठीक है, तीसरा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ठीक है, तो इसमें कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर रूढ़िवादिता, तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखो, जेंडर पक्षपात का मतलब हुआ कि जेंडर को लेकर लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है इस पर परिचर्चा करना, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को, या ये लड़की का काम है, ये लड़का का काम है, इसको महत्व देना, या जेंडर पृथक, लड़कियों का अलग ग्रुप, लड़कों का अलग ग्रुप, खेल समूह बनाना, या
क्लासरूम में लड़का अलग बैठेगा, लड़की अलग बैठेगी। तो ये सारे चीज़ों में आपको बताना है कि जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए क्या करना होगा। तो इसमें इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना होगा ताकि लोगों को पता चले ये गलत है और इसे रोकना चाहिए। इस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के महत्व को प्रभाव दिया। तो ये क्वेश्चन में है कि किसने बच्चों को उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक, तो ये वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत है जिसने कहा कि बच्चों के चिंतन पर उनके समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। कल मैं एक वीडियो डाली हूँ वाइगोत्स्की के सिद्धांत का, उसको आप देख लेंगे, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक जिज्ञासु के रूप में उनके चिंतन पर बच्चा कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है और संस्कृति से सीखता है। समाज क्या है, पहले उसका परिवार होता है, फिर बाहर निकलता है, फिर स्कूल जाता है, तो इस तरह से वो सीखता है। तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है जिक्सॉ पहेली। जिक्सॉ पहेली क्या होता है, जिसमें कि सब उसके पार्ट्स निकल जाते हैं, फिर उसको अरेंज करना होता है। तो जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, खुद से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। वो जो भी बना रही है उसमें कोई जूता बनाने वाला, जूता भी बन रहा होगा नीले रंग से, तो वो उसे खोज रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, ढांचा या स्कैफोल्ड या आत्म केंद्रित वार्ता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है ये व्यक्तिगत वार्ता है, क्योंकि व्यक्तिगत वार्ता वो खुद से कर रही है और बच्चों को उस समय टोकना नहीं चाहिए। जब कोई बच्चा व्यक्तिगत वार्ता करता है तो उसको टोकने से क्या होता है कि उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए वो खुद से बात करके वो समस्या को समाधान करना चाहती है। जोर से बोलना नहीं है। ढांचा का मतलब है स्कैफोल्डिंग, आश्रय, सहारा, किसी से सहारा लेना। और ईगोसेंट्रिक वार्ता जो होता है वो क्या करता है कि वो खुद से बोला गया है लेकिन किसी एक्टिविटी और इवेंट की जिसमें कि चिल्ड्रन कैन नॉट अंडरस्टैंड, जिसमें आत्म केंद्रित वार्ता में दूसरे की फीलिंग को वो नहीं समझते हैं और अपनी बात को केवल कहते हैं। तो यहाँ पर जिक्सॉ पहेली में जो नजमा बोल रही है वह उसकी व्यक्तिगत वार्ता है, वो किसी और से नहीं बोलकर खुद से बोल रही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये किस चीज का उदाहरण है? रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या ढांचा, किस चीज का है? तो इसमें हमको बताना है कि ये क्या है कि कोई बच्चों को संकेत देना, मतलब हिंट्स देना या आवश्यकता पड़ने पर मदद करना, किसका उदाहरण है? प्रबलन का नहीं है। प्रबलन को हम इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जब बच्चा कोई अच्छा जवाब देता है उसको गुड, वेरी गुड, ये सब कहते हैं, तो ये होता है प्रबलन। अनुबंधन क्या होता है? कंडीशनिंग होता है, जैसे जो हमने ये लर्निंग थ्योरी में पढ़ा है कि जब खाना आता था और घंटी बजती थी तो डॉग सैलिवेट करता था, डॉग की लार, कुत्ते की लार निकलने लगती थी, बनने लगती थी, तो इसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। वो किस चीज़ से कंडीशनिंग हो गया था? घंटी बजने से उसका कंडीशनिंग हो गया था कि घंटी बजने से खाना मिलेगा, तो इसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग में होता है कि वो किसी का बाद में किसी चीज को देखना और फिर बाद में उसका नकल करना, उसे हम मॉडलिंग कहते हैं। कि वो नकल खुद से किसी का नकल करके सीखते हैं, कोई उनको सिखाता नहीं है, वो केवल देखकर बिना डायरेक्शन के, बिना किसी निर्देशन के करते हैं। और ढांचा क्या होता है? ढांचा होता है मदद करना, जिसको हम कहते हैं कि कोई बच्चा अगर कुछ पढ़ रहा है तो उसको सहारा देना, आसरा, मतलब उसको सहायता करना, उसको हम ढांचा कहते हैं। स्कैफोल्डिंग भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि इसका मतलब अलग अलग कहीं कहीं लिखा रहता है। तो इसका आंसर है सहारा देना, सहायता करना, हिंट्स देना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को कौन बताता है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, पहला उसका ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। मतलब परिकल्पित निगमनात्मक तर्क का क्या मतलब हुआ कि जो चीज को हम परिकल्पना कर लिए, हाइपोथेसिस कर लिए, और उसको जो भी हमने कल्पना किया उसको फिर हम उसको देखेंगे, किसी टेस्ट के द्वारा देखेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि वो जो परिकल्पना है वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। दूसरा है संरक्षण, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन इंग्लिश में। तो संरक्षण का मतलब है कि कोई भी तर्क पूर्ण सोच करने की योग्यता, जो तार्किक योग्यता किसी व्यक्ति में होती है और उसको जो इस चीज के लिए वो उसे ये समझाती है कि किसी भी वस्तु का कोई मात्रा हमेशा सेम रहेगी, चाहे कितना भी एडजस्टमेंट हो जाए। इसमें हम संरक्षण में ये चीज समझ सकते हैं कि जैसे वो पानी का एक उदाहरण दिया था ना कि एक गिलास, 2 गिलास में पानी रखा होता है, और पियाजे के थ्योरी में है तो 2 गिलास में पानी रखा हुआ है तो एक जैसा दिख रहा है, और 1 गिलास के पानी को फिर लंबे पतले बीकर में डाल दिया जाता है तो पानी ऊपर तक दिखता है। तो बच्चे से जब पूछा जाता है तो वो बच्चा बताता है कि बीकर में पानी ज्यादा है, जबकि वही पानी, दोनों के बराबर पानी को ही डाला जाता है। तो ये कंजर्वेशन जो है, संरक्षण जो है, वो इस अवस्था से आगे की अवस्था है जिसमें कि वो बच्चा ये समझता है कि चाहे कोई भी कंटेनर को बदल दिया जाए, ग्लास को बीकर बना दिया जाए, फिर भी मात्रा जो है पानी की वो उतनी ही रहेगी। तो इसे कहते हैं हम संरक्षण। और कक्षा समावेशन क्या है? जिसमें है कि जिस क्लास में जो है, जिस वर्ग में जो है, जैसे अगर हम एनिमल को लेते हैं तो एनिमल बड़ी जाती हुई और गाय छोटी जाती हुई, तो हम क्या करेंगे कि गाय स्मॉलर यूनिट है और एनिमल उसका बड़ा मतलब एक प्रजाति है, एक जाति है, तो इसे हम कक्षा समावेशन कहते हैं। ठीक है। और अस्थगित अनुकरण, अस्थगित अनुकरण का मतलब होता है डेफर्ड इमिटेशन भी इसको कहते हैं, कि किसी चीज को देखना, ठीक है, पहले देख लेना किसी चीज को और बाद में जाकर उस एक्ट को करना। मतलब किसी को डांस करते देख लिए या किसी को मिमिक्री करते हुए देख लिया और फिर बाद में जाकर घर जाकर उसको करना, तो इसे अस्थगित अनुकरण कहते हैं, कि मतलब तुरंत नहीं किया गया, उसको डेफर कर दिया गया, बाद में किया गया। और पदार्थ स्थायित्व क्या है? पदार्थ स्थायित्व है कि कोई भी वस्तु, जो बच्चा पहले समझता था कि जो सामने है पियाजे की ही क्लास में, कि पियाजे के सिद्धांत में कि आंख के सामने है, कोई वस्तु तो है नहीं, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, पदार्थ स्थायित्व ये है कि जब बच्चे को बाद में समझ आता है कि नहीं वो सामने नहीं है, फिर भी वो वस्तु है। प्रतीकात्मक खेल क्या होता है? प्रतीकात्मक खेल में होता है कि किसी भी चीज को प्रतीक बनाकर खेलना। ठीक है, जैसे बच्चे गुड़िया खेलते हैं तो उसकी माँ बन जाते हैं, या गुड़िया को अपनी बेटी बना लेती हैं लड़कियां। और विचारों की अतिक्रमणीयता, इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि हम दूसरे के विचार से सोचते हैं किसी चीज को। तो यहाँ पर जो है कि कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, तो ये यही है संरक्षण, जिसमें क्या होता है कि बर्तन बदल जाए तो बदल जाए, वस्तु की मात्रा नहीं बदलती है। और कक्षा समावेशन में जो जाति है वो जाति रहेगा और जो प्रजाति है वो प्रजाति रहेगा, जैसे एनिमल एंड काउ। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो अब इसमें है कि पियाजे का तो स्कीमा है, सब लोग जानते हैं, बहुत ये कॉमन है। तो स्कीमा क्या है कि वो किसी भी व्यक्ति का नॉलेज जो है ना, उससे वो स्कीम मतलब वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो नॉलेज है उसको वो
उससे मिलाकर करता है। जैसे खिलौने का कार देखकर बाहर गाड़ी चल रही है या सड़क पर कार को वो समझ जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्कीमा। और बाकी तो हम लोग समझ लिया। अवलोकन अधिगम मतलब वो ऑब्जर्वेशन देखकर, निरीक्षण करके, मतलब देखकर ज्ञान प्राप्त करना। अनुबंधन कंडीशनिंग है, जो बताए कि डॉग को बेल के साथ और भोजन को कंडीशनिंग किया गया था, और रीइंफोर्समेंट भी बताया। तो ये पियाजे के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा ही पियाजे की संरचना है। अगला है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब आकलन, असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो ये जो है ना कि आकलन कर रहे हैं हम, असेसमेंट क्या चीज़ का कर रहे हैं कि जो भी हम कॉन्सेप्ट उनको पढ़ा रहे हैं या जो भी अवधारणा बता रहे हैं उसके बारे में बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, स्पष्ट कितना है या कितना उनको भ्रांति है, इसको क्लियर करना और उसको समझकर फिर उसके हिसाब से फिर अपनी टीचिंग में सुधार लाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि, हमने बुद्धि का भी एक वीडियो बना दिया है, बुद्धि और उसके प्रकार। बुद्धि क्या है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित तो होती है। नहीं, ये गलत है। बुद्धि मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग को सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जाता है। के प्रयोग सटीक रूप से को। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। नहीं, बुद्धि बहुआयामी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। हमने बताया था ना, ये बुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। एकाधिक का मतलब हुआ एक से अधिक समाधान, किसी भी समस्या का एक से ज्यादा समाधान सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन करे। मौलिक होते हैं का क्या मतलब हुआ। मौलिक कौन लाता है, जो क्रिएटिव होता है ना, नया, जो हमेशा कुछ नया करता है। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो सृजनात्मक विचार का प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, प्रदर्शन कर रही है रूही सृजनात्मक विचार का। सृजनात्मक विचार में क्या होता है कि वो नया ला रही है, कुछ न कुछ नया ला रही है हमेशा। ठीक है, तो इसको हम उसको अभी सृजनात्मक विचार कहेंगे, मतलब क्रिएटिव थिंकर। और अभिसारिक विचार का मतलब होता है कि जो एक ही आंसर बताए, कन्वर्जेंट थिंकर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर बताए। और ये क्या कर रही है, एक से अधिक समाधान बता रही है। और तीसरा है रिजिड थिंकर, अनम्य। अनम्य मतलब जो किसी मानता ही नहीं है और वो अपनी बात पर अड़ा होता है। चौथा है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक सेंटर, आत्म केंद्रित थिंकर जो होता है वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे के नजरिए से किसी चीज को नहीं देखता है। तो ये इसका आंसर होगा कि एक से अधिक समाधान और बता रही है और सभी मौलिक है। मौलिक मतलब किसी उसके अपने विचार हैं, इसलिए यह विचार क्या होगा, सृजनात्मक विचार। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह जो है, मतलब जो जिन वंचित रह गए, पिछड़े रह गए, उनको नहीं मिला सही समय पर। तो वंचित समूह का मतलब क्या होगा कि डिप्राइव्ड ग्रुप जो होता है ना, उन समूह से संबंधित विद्यार्थी द्वारा सहभागिता, क्लास में कम पार्टिसिपेट करते हैं। सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक क्या करेगा, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो वंचित समूह के बच्चे हैं, जो दूर दराज से आए हैं, जो पिछड़े इलाके से आए हैं, तो वैसे बच्चों
की सहभागिता क्लास में कम होने पर शिक्षक क्या करेगा? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहेगा? नहीं। इस स्थिति को यथावत स्वीकार कर लेना? नहीं। आप हमेशा याद रखेंगे कि एज ए शिक्षक जब भी आप आंसर करेंगे हमेशा सकारात्मक आंसर करेंगे। आपको विद्यार्थियों के पक्ष में आंसर करना है, क्योंकि ये आज की शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए? नहीं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वो वंचित समूह से आए हैं। वंचित समूह के बच्चे हैं जिन्हें की शिक्षा मिली नहीं है समय से, तो वो अभी जो बच्चे शिक्षा पा रहे हैं उनके बराबरी में नहीं आ सकते हैं। तो उनकी शिक्षा पद्धति पर विचार करना चाहिए, उनके हिसाब से पढ़ाना चाहिए, अलग ग्रुप में बांट देना चाहिए। बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके ढूंढना चाहिए। एक टीचर को हमेशा सकारात्मक उपाय सोचना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में क्या है कि सब तरह के बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, तो उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं, जिसमें सब तरह के बच्चे होते हैं। तो एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना चाहिए। अब आप बताइए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, या सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित रहना चाहिए? तो जैसा मैंने बताया कि आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो क्या करना होगा? सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए या तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पठन वैफल्य। पठन वैफल्य का मतलब होता है रीडिंग डिसेबिलिटी। इतना कठिन हिंदी है, इससे आसान इंग्लिश होता है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? जिनको पढ़ने में विफलता मिलती है, नहीं पढ़ पाते हैं, उसे पठन वैफल्य बच्चे कहते हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है? सबसे पहले कि डिसलेक्सिया इसको कहते हैं, इंग्लिश में डिसलेक्सिया। तो न्यून अवधान विचार, इसका मतलब है कि उनका ध्यान विकार जो है ना वो कम समय के लिए केंद्रित होता है, तो इसे हम न्यून अवधान विकार कहते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि उनका थिंकिंग जो है, सोच जो है वो बहुत तरफ जाता है। और अपसारी मतलब बहुत तरफ जाना, अभिसारी मतलब एक जगह केंद्रित होना। धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, वो पढ़ नहीं पाते हैं, और एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसमें कौन सा पठन वैफल्य बच्चों का लक्षण है? तो ये है धारा प्रवाह, वो पढ़ नहीं पाते, उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा, जिसमें कि सब तरह के बच्चे, मतलब पढ़ाई में दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल बच्चे, सभी बच्चे को साथ लेकर जो शिक्षा की जाती है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा ये खर्चीला होता है, इसमें स्पेशल एडुकेटर की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो किस पर आधारित है? इसमें से ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिवृत्ति या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो ये कौन सा सिद्धांत है? समावेशी शिक्षा, जो शिक्षा का अधिकार, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, शिक्षा का अधिकार। जहाँ पर अधिकार अधिनियम है वहाँ पर फिर क्या करना है कि अधिकार आधारित आंसर होगा आपका। तो अधिकार आधारित मानवतावादी। आप क्वेश्चन को जहां ध्यान से देखेंगे आपको आंसर इसमें मिल जाएगा कि अधिकार की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन भी मेरा अधिकार से जुड़ा होगा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? ठीक है, तो संरचनावादी ढांचा में क्या होता है कि शिक्षण जो है ना, संरचनावादी में जटिल मानसिक जो संरचनाएं हैं वो अनेक सरल मानसिक स्थिति द्वारा विकसित जो भी छोटा छोटा कंपोनेंट होता है उसको मिलाकर एक जटिल मानसिक स्थिति को बनाता है, उसे संरचनावादी कहते हैं। मतलब कि जब हम जटिलता की ओर जाते हैं तो पहले हम सरल सिद्धांतों को लेते हैं, तो ये सरलता से जटिलता की ओर हमारा सिद्धांत जाता है। और यह इसमें क्या करता है कि अंतर्दर्शन पर जोर देता है, इंट्रोस्पेक्शन पे जोर देता है। तो इसे हम
संरचनावादी ढांचा कहते हैं, जिसमें ये टिचनर और वुंड का दिया हुआ है, समझे। और इसमें क्या है, ये सिद्धांत चेतन अनुभूति के विश्लेषण को ज़्यादा, मतलब अंतर चेतना को, उसका अनुभूति, उसका विश्लेषण, तो बोल रहा है कि मनुष्य का जो है ना, तो एडल्ट माइंड जो है वो एक बर्थ से लेके अभी तक का जितना प्रेजेंट तक जितना भी उसका संवेदना है, सबके टोटल से बनता है, ठीक है। तो ये संरचनावादी ढांचा में लर्निंग जो है, अभिगम जो है, वो प्राथमिक रूप से किस चीज पर आधारित है? तो इसका आंसर है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है। प्रबलन हम लोग जान गए हैं, यंत्रवत मतलब मैकेनिकल, खाली रट लेना। अनुबंधन भी हम लोग जान गए, कंडीशनिंग जो डॉग वाला है, अभी बताया कि कंडीशनिंग हो जाती है, खाना, घंटी और ये। और अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा कि यह अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित है। अवबोधन को हम किस तरह से समझ सकते हैं? ये उसका अर्थ निकालना, उसका अर्थ समझना पर आधारित है। अधिगम जो है प्राथमिक रूप में किसी भी चीज का अर्थ समझने से, मतलब प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मतलब अवबोधन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का अर्थ समझने से संबंधित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में, सहजानुभूत सिद्धांतों के संबंध, बच्चों ने बनाया अपने से अनुभव करके कुछ सिद्धांत, जिसको टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए। फिर आपको एक टीचर बन रहे हैं, सकारात्मक बार बार याद करने द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नहीं, टीचर को क्या करना चाहिए कि ये बच्चा जो सहजानुभूत सिद्धांत बनाया वो सही नहीं है, तो उसको एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, उनसे बात करके, उनको समझाकर। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर, या बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, या यंत्रवत याद करना, या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना? नहीं, देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा का मतलब ही होगा कि बच्चों को, हम छात्र केंद्रित शिक्षा है, बच्चों को प्रमुखता देना है। यहाँ टीचर से ज्यादा प्रमुख क्या है? बच्चा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, संवेग और संज्ञान क्या है? एक दूसरे के से पूर्णतया अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या संबंधित नहीं हैं? तो संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से क्या है, किस एक दूसरे में सन्निहित है। संवेग क्या होता है और संज्ञान का? संवेग में तो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होता है, जिसमें कि भय, करुणा, आश्चर्य, दुख, ये सारी चीजें हुई। और संज्ञान क्या हुआ? जिसमें ज्ञान है, तो समझ, ज्ञान, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, इसका किसी भी अधिगम का मुख्य केंद्र होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र। और इस क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं? समस्या समाधान, चिंतन, तर्क शक्ति, ये सारी चीजें इस क्षेत्र में बच्चों के उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ा होता है जिसमें बच्चे पर्यावरण से सूचना प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा? संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है।